सभी साध संगत को वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, आप में से काफी सारे लोग नए चेहरे दिख रहे हैं जो 1 फरवरी को उधर थे। फरवरी कार्यक्रम के दौरान हमने घोषणा करी थी कि बेगमपुरा स्वराज संघ की स्थापना करना। आज की जो ये बैठक है, इसका एक ही उद्देश्य है, बेगमपुरा स्वराज संघ के पदाधिकारियों की घोषणा। अब ये आइडिया कैसे आया? जैसा कि अभी मिस्टर राजेंद्र वर्मा जी ने बताया कि हम लोग करीब 20 वर्षों से सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये सीनियर है, 1 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी गए 2007 में, फिर मैं गया 2008 में। 2008 में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं जो देश के अलग अलग प्रदेश है, वहां की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, स्पेशली पूरे देश के जो क्रीम स्टूडेंट हैं वो उधर आते हैं। तो जब मैं वहां गया, विभिन्न भाषा भाषी लोगों से मिला, अनेक संस्कृतियों के लोगों से मुलाकात हुई, तो एक आदमी तुलनात्मक अध्ययन शुरू करता है कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो फिर बहुजन मूवमेंट से हम लोग जुड़े, बहुत सारे कैडर कैंप्स लिए। तो इस तरीके से देश दुनिया को देखने का एक नजरिया डेवलप हुआ। महाराष्ट्र की संस्कृति क्या है, महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है, तमिलनाडु की क्या है, केरल, उड़ीसा, हर जगह की जो संस्कृति है, जो वहाँ की भाषा है, वहाँ के लोग हैं, उसको देखने समझने का आपको अवसर मिलता है और आप एक निश्चित दृष्टिकोण बनाने में सक्षम होते हैं। मैं इस देश के टॉप क्लास इंटेलेक्चुअल्स के बीच भी बैठा उठा, IAS, IPS। मैंने ये देखा कि जो समाज है, समाज 2 भागों में विभाजित है। एक है इंटेलेक्चुअल क्लास, जिसको आप बुद्धिजीवी वर्ग कहते हो, बौद्धिक वर्ग कहते हो, और एक है सामान्य वर्ग। मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, हर जाति में ये 2 मिलेंगे आपको, एक इंटेलेक्चुअल्स है, एक सामान्य वर्ग। आप बारीकी से अध्ययन करना, जो इंटेलेक्चुअल्स है किसी भी समाज के हो, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष की चिंता व्यक्त करते, एक बात करते। बाकी जो सामान्य वर्ग है, उसका उत्थान कैसे हो, उसके बीच गैर बराबरी दूर कैसे हो, उसकी भी आर्थिक उन्नति कैसे हो, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता। अगर हम दलित राजनीति की बात करें, तो दलित राजनीति सिर्फ 2-4 पॉइंट्स में केंद्रित होती है। आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, और सरकारी महकमों में जो भेदभाव है उसका समाधान। जो आरक्षण है, आज मैं उस पर खुल के बात करता हूं कि जो आरक्षण है वो हमारे देश में 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलता है, जिसमें 1600 जातियां हैं शेड्यूल कास्ट की अलग अलग प्रदेशों में, वो शेड्यूल में शामिल है। 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब को मिलता है। केंद्र में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है, और सेंटर में SC/ST की आबादी जो लिमिटेशन है कि 49.5% आरक्षण मिलेगा। तो जैसे मध्य प्रदेश में अगर SC और ST को आरक्षण दे दिया इन्होंने, उसमें 49.5 के भीतर जितना कोटा बचता वो फिर स्टेट में OBCs को मिलता है। हर स्टेट में ये प्रावधान है। अब आप ये समझो कि इस समय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला के, मतलब केंद्र और सारे राज्यों की जो सरकारी नौकरियां सब मिला के तकरीबन 2.5-3 करोड़ है। आबादी कितनी है? समथिंग है ना, समथिंग 150। अब उसमें से अगर आप 15% शेड्यूल कास्ट की आबादी निकालो तो करीब
25 करोड़ 30 करोड़ अकेले शेड्यूल कास्ट की आबादी हो जाती है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी हो जाती है। ये दोनों मिल मिला के करीब 65 करोड़ आबादी इन्हीं की हो जाती है। अच्छा, एक मान लो 3 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें आरक्षण है आपका 15% आरक्षण और शेड्यूल ट्राइब का 7.5% आरक्षण, तो कितना हुआ? 22.5% आरक्षण। यानी 1 करोड़ में जो 1 करोड़ जॉब है उसका 22.5% आरक्षण निकाल दो। ऐसे आप लगा लो 3 करोड़, अगर टोटल 3 करोड़ जॉब है तो कितने हुए? 3 करोड़, अगर टोटल 3 करोड़ जॉब है तो आरक्षण व्यवस्था में कितनी सीटें हैं? 22.5%। हाँ, 60, बहुत ज्यादा 70 लाख 70 लाख लोग हैं इस देश में जो आरक्षण से नौकरी पा सकते हैं, उतने है नहीं। आज तक जितना आरक्षण कोटा है वो भरा नहीं गया, हर डिपार्टमेंट में बैकलॉग खाली है। आबादी हमारी कितनी है? SC ST को मिला दिया जाए तो 60 करोड़। 60 करोड़ में से अगर 1 करोड़ भी मान लो आप, मोटा हिसाब, नौकरी आरक्षण का लाभ ले लिए तो 59 करोड़ लोगों के लिए और क्या प्रावधान है? उनकी आर्थिक स्थिति कैसे उनकी सुधारी जा सकती है, उनका सामाजिक सम्मान कैसे बचाया जा सकता है? तो जो समाज का बहुसंख्यक वर्ग है उसका उत्थान कैसे हो, ये हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी उस पर डिस्कस नहीं करते। सिर्फ एक छोटी सी जो आबादी का हित कैसे चलता है, इंटेलेक्चुअल क्लास का हित कैसे सुरक्षित रहे, उसी में सारी डिबेट होती है। और ये बात मैंने जब भी वहां बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे समाज के जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, जब भी हमारी मुलाकात होती है, IAS IPS, जब भी हमारी मुलाकात होती है, मैं उनसे यही पूछता हूं, भाई आप ये बताओ कि ठीक है हमारे समाज का 1% जो हिस्सा है उसके लिए तो चीजें हैं, बाकी जो 99% जो समाज है सरवाइव कर रहा, अनपढ़ है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, कुपोषित है, उसके विषय में क्या योजना है, उसके विषय, उसको कैसे समाज में बराबरी में लाया जा सके? तो कोई योजना नहीं। इसीलिए 18 मार्च 1956 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आगरा में कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। उसी भाषण में उन्होंने युवाओं को एक सलाह दी थी कि आप पढ़ने लिखने के बाद अपने समाज भाइयों को जागरूक करने के लिए गांवों की ओर जाना। तो नौजवान शिक्षित लोगों को उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उससे उनका विश्वास उठ चुका था। ये सिर्फ अपने दायरे तक सोचते हैं। जैसे यहाँ एक संगठन है कर्मचारियों का, वो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का संगठन है, लेकिन वो सामाजिक मुद्दों पे कभी बात नहीं करेंगे। इसकी पदोन्नति कैसे हो, इसका ट्रांसफर कैसे हो, यही सारी जो समस्याएं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उस पे उनका पूरा समय जाता है। तो अब सवाल ये है कि जो समाज का 99% हिस्सा है उसके लिए प्रयास कौन करे, उसकी उन्नति का प्रयास कौन करे? तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को जो खासकर जो पढ़े लिखे युवा है उनको उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपको शिक्षा दीक्षा लेके समाज को जागरूक करने के लिए गांवों की तरफ जाना चाहिए।
और हमारे समाज में होता उल्टा है। एक बार हम गांव से शहर की ओर निकल गए तो फिर हम गांव में हमारे जो भाई बंधु हैं उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखना चाहते, और वहां बैठकर हम बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं। समाज वोट बेचता है, समाज अंधविश्वास में जकड़ा हुआ। आपने पूरा फील्ड जो है ब्राह्मणवादी मनुवादियों के हवाले कर रखा है। वो दिन रात तुम्हारे समाज के बीच में बैठ के अपनी संस्कृति बता रहे हैं, अपनी शिक्षा दे रहे हैं। तुम कभी जा नहीं रहे हो उनके बीच में, तो कैसे उनमें सुधार आए? तो जब मैंने पूरा देश घूमा तो हमें एक चीज समझ में आई कि जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी मूल समस्या क्या है। अच्छा, जब आप एक बार समस्या को समझ जाते हो तो फिर आपको रोज रोज समस्या पे डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला, उसके समाधान के विषय में सोचना चाहिए। तो जब मैंने ये मान्यवर कांशीराम साहब की एक किताब है, उन्होंने जीवन में एक ही किताब लिखी है और वो ये है चमचा युग। इसमें उन्होंने अंतिम के पेजों में ये समाधान की चर्चा करी है कि जो ये पूरी समस्याओं से भरी है ये किताब, क्या क्या समस्या है, कैसे कैसे क्या क्या षड्यंत्र हुए, सारी चीजें यहां भरी हुई है। ये कुछ 2-4 पेज हैं जो समाधान की बात करते। तो उन्होंने समाधान 3 तरीके के बताए हैं। पहला समाधान उन्होंने बताया है अल्पकालिक समाधान। अल्पकालिक का मतलब होता है जैसे आज ही कोई समस्या आई, आज ही उसका समाधान कर देना है, तो वो होता है अल्पकालिक समाधान। जैसे मान लो आजकल कुछ जो हमारे युवा है, किसी के साथ मारपीट हुई तो वो एक भीड़ का रूप लेके थाने होने में इकट्ठा हो जाते हैं, तो थोड़ा पुलिस दबाव में आके कार्रवाई कर देती है। लेकिन जरूरी नहीं कि कल वो कोई दूसरी घटना नहीं हो, वो अल्पकालिक समाधान। फिर वो बात करते हैं दीर्घकालिक समाधान। दीर्घकालिक समाधान, दीर्घकालिक समाधान का मतलब है कुछ लंबे समय के लिए, सब 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल। तो उसके लिए उन्होंने समाधान के तरीके बताए। उन्होंने कहा अल्पकालिक समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? सामाजिक कार्रवाई के द्वारा। जैसे हम एक भीड़ का हिस्सा बन के गए और धरना कर दिए, पुलिस प्रशासन को दबाव में डाल के और उसको मजबूर कर दिए कि भाई ये गलत हुआ हमारे समाज के साथ, इसको जो है कार्रवाई करो। ये होता है सामाजिक कार्रवाई। दीर्घकालिक समाधान में उन्होंने रखा है राजनीतिक कार्रवाई। मतलब आप मिलजुल के अगर मान लीजिए कोई पार्टी बनाते हो, पार्टी बना के आप 5 साल के लिए सत्ता में आ जाते हो, तो चीजें अपने हिसाब से कंट्रोल कर लोगे। कितने साल के लिए? 5 साल। मान लो 2 टर्म सत्ता में रहते हो तो 10 साल के लिए कंट्रोल कर लोगे। मान लो 3 टर्म सत्ता में रहते हो, 15 साल के लिए कंट्रोल कर लोगे। लेकिन अगर हमेशा के लिए आपको जो है तो समाधान चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने अंतिम समाधान बताया है स्थायी समाधान, परमानेंट सॉल्यूशन। और उसके लिए उन्होंने लिखा सांस्कृतिक बदलाव और नियंत्रण, कल्चरल चेंज एंड कंट्रोल। जब मैंने ये किताब पढ़ी, इससे पहले बहुत सारे लोगों से मैंने इस किताब के बारे में सुना भी, लेकिन इधर की चर्चा कोई नहीं करता। ये जो लास्ट का समाधान का पेज है, इधर की चर्चा कोई नहीं करता। बस ये किस्से कहानियां, 32 में ये हुआ, 36 में हुआ, 64 में ये हुआ, वो हुआ, वो किस्से कहानियां सुना उना के फुर्सत। सांस्कृतिक बदलाव की बात उन्होंने क्यों करी, परमानेंट सोल्यूशन क्यों बताया? क्योंकि जो हमारी समस्या है उसका मूल कारण ही कल्चर है, संस्कृति है, जाति की संस्कृति। जो हमारी समस्या है
जैसे हमारे साथ मान लीजिए कि छुआछूत होता है, तो उसके पीछे कारण क्या है? अगर हमारे साथ छुआछूत होता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके साथ छुआछूत व्यवहार नहीं हुआ कभी है? तो क्या होता है? कारण क्या है? जातीय भेदभाव, क्योंकि ये जो जिसको आप कहते हो धर्म, हिंदू धर्म, ये वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब समझते हो? ये वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था मतलब वर्णों में विभाजित एक व्यवस्था है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब है पहले दर्जे का हिंदू ब्राह्मण, दूसरे दर्जे का हिंदू क्षत्रिय, तीसरे दर्जे का हिंदू बनिया, चौथे दर्जे का हिंदू शूद्र। और जो आप में से ज्यादातर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग होंगे, आप अवर्णीय लोग, उस वर्ण में ही आपको कोई स्थान नहीं है। आप अछूत हो, अनटचेबल हो, अस्पृश्य हो, आपका कोई वर्ण नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती के हिंदू हो। तो उसमें जो ये वर्ण व्यवस्था है उसमें आपको जाति बहिष्कृत रखा, वर्ण बहिष्कृत रखा। ये जो आपके साथ भेदभाव होता है यही ब्राह्मणवादी धर्म है, जिसको आप कहते हो हिंदू धर्म। ये क्या है? व्यवस्था है, धर्म नहीं, व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। वो कहते हैं ना ब्रह्मा मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, बनिया पेट से और शूद्र पैर से। तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो जो विधान है इनका, जैसे आज आप कहते संविधान का राज है, ऐसे कभी जो है तो ब्राह्मणों का जो संविधान था वो मनुस्मृति थी। जो मनुस्मृति है उसमें ये सारे प्रावधान है कि जो ब्राह्मण है उसके अधिकार क्या है, और उसको दूसरी जो वर्ण है उन्हें ब्राह्मण के साथ कैसा व्यवहार कैसा बर्ताव करना चाहिए। ठाकुर है, ठाकुर के क्या अधिकार है, और बाकी जातियों को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ऐसे सारी जो जातियां हैं जो इस वर्ण व्यवस्था के दायरे में आती है उनके लिए, और जो अछूत है, अनटचेबल है, जो आज शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इनके लिए उस मनु विधान में कोई अधिकार नहीं है। ये राइट से, अधिकारों से वंचित लोग हैं। तो ये जितना भी आपके साथ जो समस्या है, जो आपके साथ, चाहे वो अशिक्षा की समस्या हो, चाहे छुआछूत की समस्या हो, चाहे आपको आर्थिक विपन्नता की समस्या हो। अब अगर कोई चमार है, कह रहे अब ये बता रहे हैं राजेंद्र भाई को, कह रहे हैं रविदास का दर्शन है बेगमपुरा, काहे माने? जब बेगमपुरा से इतनी घृणा है तो आप अगर ब्राह्मण वाला कर्म करोगे, क्षत्रिय वाला कर्म करोगे, बनिया वाला कर्म करोगे, तो आपके कर्म को कौन एक्सेप्ट करेगा? वो तो जातियों के हिसाब से इन्होंने काम भी बांटे हुए ना, कि चमार का मतलब तो कि वो जो है चमड़े का ही काम करे, ब्राह्मण का मतलब है कि वो सिर्फ शिक्षा का काम करे। तो जब इस जो ये व्यवस्था है, ये जो समस्या है, इसके समाधान के रूप में पहली बार प्रयास शुरू किया दूसरे दर्जे के हिंदुओं ने। दूसरे दर्जे के हिंदुओं में थोड़ा स्वाभिमान था, वो कहते मैं दूसरा दर्जा क्यों रहूं। क्षत्रिय कुल में पैदा हुए गौतम बुद्ध, महावीर, इन लोगों ने ब्राह्मणों से उस जमाने में 2500 साल पहले इन लोगों ने जो है उनसे तर्क वितर्क करना शुरू किया कि भाई ये जो सिस्टम आप बना रहे हो ये सही नहीं है। बाकी जो जिनको जाति बहिष्कृत, समाज बहिष्कृत, उनके तो इतनी हिम्मत नहीं थी उस जमाने में कि वो
ब्राह्मणों से सीधा पंगा ले सके, लेकिन जो अब क्षत्रिय आज के जमाने वो पहले क्षेत्रीय लोग थे, मतलब कृषक लोग थे एक तरीके के। ये तो बाद में ठाकुर बावन का सिस्टम चला है, उन्होंने शुरुआत करी। अच्छा खासा संघ संगठन बना बुद्ध के नेतृत्व में। बाद में ब्राह्मणों ने उधर घुसपैठ करी और बुद्धिज्म को खत्म किया, मिडिल एज तक आते आते। इसके बाद मध्य युग में अगर आप देखोगे तो कबीर है, रैदास है, नामदेव है, नानक है। ये वो लोग हैं जो बुद्धिज्म की जो फड़फड़ाती लौ बची थी, बुद्धिज्म भाई, बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म था, एक ऐसी संस्कृति डेवलप हुई कि उस जमाने में नालंदा तक्षशिला जैसे दुनिया को ज्ञान देने में हमारा देश सक्षम था। लेकिन बाद में ब्राह्मण मुगल ताकतों ने मिलकर उसका सत्यानाश किया। जो थोड़ा बहुत खंडहर अवशेष बचे थे, उसी खंडहर अवशेष को, उसी लौ को आगे बढ़ाने का काम रविदास, कबीर, नामदेव, नानक जैसे लोगों ने किया। मिडिल एज में आप देखोगे तब यहाँ जो है तो बहुत ज्यादा उधर जो नानक, कबीर, रविदास का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है। मध्य युग के जो संत गुरु हैं उनके बारे में डिस्कशन बहुत कम हुआ है, जबकि जो असली संघर्ष है वही है। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद का जो सबसे अत्याचारी रूप उभर के सामने आया, जो सबसे षड्यंत्रकारी रूप उभर के सामने आया है, वो मिडिल एज में आया। जब रविदास, कबीर के टाइम में ब्राह्मण मुगलों के दरबार में जा जाके पूरे समाज का शोषण कर रहे थे, मुगल शासकों को भिड़का भिड़का के लोगों को मरवा रहे थे, उस समय जो बुलंद आवाज उठी वो रविदास, कबीर, नानक की आवाज थी, और वो खुल के ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। तो जो समस्या है, जहां समस्या है वहीं समाधान है। तो जब नानक, कबीर, रविदास के टाइम में ब्राह्मणवाद का घिनौना रूप उभर के सामने आया तो उन्होंने उसका समाधान भी, उसकी आलोचना भी करी और उसका समाधान भी ढूंढा। और उस समाधान का नाम रविदास ने बेगमपुरा दिया। उस समाधान का नाम रविदास ने बेगमपुरा दिया। बेगमपुरा शहर को नाम जो उनकी वाणी है रविदास की, उसमें उसकी पूरी व्याख्या मिलती है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। और उसके लिए उन्होंने बेगमपुरा शहर को नाम, जो उनकी जो सोच है, जो उनकी दृष्टि है, जो समाज को देखने का, कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई गैर बराबरी ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई अशिक्षा ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां हद से ज्यादा टैक्स ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई किसी तरीके का धार्मिक आतंक ना हो। मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जहां जात के नाम पे किसी को कहीं आने जाने से रोका ना जाए। ये रविदास का बेगमपुरा है। बाद में जब रविदास, कबीर और भगत नामदेव की वाणियों को गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया, तो ये जो रविदास का जो सपना था बेगमपुरा, ये सिखों का सपना बन गया। सिखों ने जिसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया, उसमें 36 भगत गुरुओं की वाणियां दर्ज हैं, और वो यही सारे भगत गुरु हैं, रविदास, कबीर, नामदेव, गन्ना पीपा, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे थे, उनकी वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित किया गया। तो सिखों का मिशन बन गया बेगमपुरा। तो रविदास का मिशन आप समझ रहे हो ना क्या है? रविदास का मिशन क्या है? बेगमपुरा का मतलब क्या है? समता मूलक समाज व्यवस्था। रविदास का जो बेगमपुरा है वो समता मूलक समाज व्यवस्था है। वो एक ऐसा राज चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां जात के नाम पे कोई ऊंच नीच ना हो, धर्म के नाम पे कोई धार्मिक भेदभाव ना हो। जो आज
टैक्स 28%, 30% तक बढ़ता है, तो वो कहते हैं ऐसा टैक्स आम लोगों पे नहीं लगना चाहिए। तो वो एक समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, इसका नाम उन्होंने दिया बेगमपुरा। और उसके बाद जो आधुनिक युग है, जिसकी शुरुआत फिर आप महाराष्ट्र से जानते हो, ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, फिर उधर साउथ इंडिया में चले जाओ, नारायण गुरु, पेरियार, फिर बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद महानगर कांसीराम आए। तो ये जितने लोग थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य वही था जो सपना रविदास ने देखा, जो सोच, जो दृष्टि रविदास ने दी कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए। उसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए सारे महापुरुषों ने प्रयत्न किया। ये जो बेगमपुरा जो शब्द है, ये एक समतामूलक समाज की कल्पना है। अब जो दर्शन है, अब रविदास चमार कुल में पैदा हो गए, तो इसलिए अब लोग ये ब्लेम करें कि चमार रविदास को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनके कुल में पैदा हो गए, तो ये छोटी मानसिकता को दर्शाता है। रविदास की जाति से हमें प्यार नहीं है, रविदास का जो दर्शन है उससे हमें प्यार है। क्यों? क्योंकि इस दर्शन से मानवता की मुक्ति संभव है, इस दर्शन से समतामूलक समाज की स्थापना संभव है। तो जब हमने पढ़ी, ये किताब है फूल जो लहू में खिले, ये किताब अंग्रेजी में थी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने किया है। और जब इस किताब का ट्रांसलेशन किया तो बहुत सारा परिवर्तन हमारे जीवन में आया, और इससे हमें पता चला कि जो मानवतावादी बानियां हैं, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको संकलित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हमारे कितने लोगों ने कितनी भयानक कुर्बानियां दी, वो इस किताब से पता चलता है। इसलिए हमने इसका टाइटल दिया फूल जो लहू में खिले, कि जो हमारा संघर्ष है, जो हमारे भगत गुरुओं का संघर्ष है, वो ऐसे इतना मामूली नहीं था। आज हमारी जो स्थिति है, उसके पीछे हमारे संत गुरु महापुरुषों का खून बहा है, कुर्बानियां हुई, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। बाद में ये हुआ कि भाई मैं दिल्ली में था, LLB करके सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी शुरू करी, लेकिन जब भी मैं इधर उधर घटनाक्रम देखता हूं तो हमें लगता है कि चलो यार, हमने संघर्ष करके अपना सेटलमेंट तो हो गए, लेकिन समाज के जो बाकी हिस्सा है उसका समाधान कैसे हो, उसकी समस्याएं कैसे दूर हो। उसके बाद एक दिन मैं दिल्ली से आ गया। अब दिल्ली से आने के बाद सबसे बड़ी ये थी कि भाई अगर आज जैसे आज हम इतने लोग बैठे हैं, अगर किसी होटल में बैठे होते तो 5-10 हजार का बिल चला गया होता, और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम एक मीटिंग के लिए 10 हजार होटल में खर्च करें। तो सबसे पहली चुनौती थी कि एक ऐसी जगह बनाना जहां पे हम बैठ सके। तो किसी तरीके से इधर उधर से बात कर पुरा के, समाज सहयोग जुटा के आज जिस जगह पे आप बैठे हैं, इस जगह का निर्माण हो गया। तो अब ये एक केंद्र बन गया है। हम कभी भी, अभी जैसे ये पूरी लंबाई का हाल ऊपर है, बड़ी मीटिंग हो, 30, 35, 40, 50 लोगों की मीटिंग करनी हो तो ऊपर है, ये हॉल है। तो अब ये है कि हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो हम अपनी बातें जब भी मन करे हम आके इधर कर सकते हैं। तो पहले तो हम 4-6 महीने इसमें लगे रहे,
इसके बाद ये हुआ कि अब चलो एक बैठने की जगह बन गई है, अब समाज में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, समाज को धीरे धीरे संगठित करने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि जो बेगमपुरा स्वराज संघ है वो आज की उपज नहीं है, पुरानी उपज है। इसके पीछे हमारा कई वर्षों का माइंड सेट काम कर रहा है कि हमें कुछ न कुछ एक दिन ऐसा संगठन समूह या समाज की हेल्प के लिए ऐसा कुछ करना है जिससे समाज का कुछ बेनिफिट हो, समाज में कुछ जागरूकता है। तो ये कोई सडनली अनाउंस किया गया प्रोग्राम नहीं था, इसको हमने काफी सोच समझ के बाद आज जिसकी कार्यकारिणी हम नियुक्त करने जा रहे हैं, ये प्योर सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है और इसके माध्यम से हमें पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और भविष्य में जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे पूरे देश में एक सामाजिक संवाद, सोशल डिस्कशन शुरू करना है कि हम बार बार हर मीटिंग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने 2500 साल से गुलाम बना दिया, 2500। हम कितने बेगैरत हैं कि 2500 वर्षों से गुलाम है, इसके बाद भी आजादी की नहीं सोच रहे। आज भी आगे निकल आएगा उससे हम, तो क्या हम 5 साल बाद भी यही बात कहना चाहते हैं कि 3000 साल से गुलाम बना रखे हैं? चाइना, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को घोषणा हो, ठीक है, 2 साल बाद आपका पड़ोसी मुल्क चाइना आजाद हुआ। 1980 के दशक तक चाइना की स्थिति भारत के आसपास भी नहीं थी। भुखमरी से, अफीम से, हर तरीके की समस्याओं से घिरा था 80 तक। आज 40-45 साल में चाइना ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका भी जो है चाइना से डरने लगा। और हम आज भी भुखमरी, कुपोषण, अशिक्षा में ग्रसित है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम गुलामी को अपनी तकदीर बना के स्वीकार कर लेते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं। और अगर हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर ये सोच पैदा हो जाती है कि इस गुलामी को काटना है, इससे मुक्त हो जाना है, तो फिर प्रयास शुरू होते हैं और जब प्रयास शुरू होते हैं तो फिर मुक्ति भी मिल ही जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें, जो हम पिछले 2500 सालों से गुलामी का रोना रोते आ रहे हैं कि हम इतने साल से गुलाम हैं, तो ये जो गुलामी स्थिति है इससे मुक्त होना है तो हमें सोचना पड़ेगा, खुले दिमाग में सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम बार बार कोसते हैं कि ब्राह्मणों ने हमें गुलाम बना दिया, हिंदू धर्म ने हमें पाखंड दे दिया। हम हिंदू बने भी रहते हैं और गाली भी देते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? अगर आपको इस चीज का एहसास है कि ये जो कल्चर है, जो जात की संस्कृति है, ये हमारे गुलामी का कारण है, तो आप क्या समझते हैं कोई ब्राह्मण आके इस संस्कृति को बदल देगा? ब्राह्मण, जो जात की संस्कृति है वो ब्राह्मणों ने इसलिए बनाई है क्योंकि उससे ब्राह्मण का फायदा है। तो जिस कल्चर से, जिस व्यवस्था से ब्राह्मण को फायदा है, वो भला क्यों बदलेगा? उसको बदलेगा कौन? और जरूरी सवाल, बदलना किसे चाहिए? जो उस व्यवस्था से ग्रसित त्रस्त लोग हैं, उस व्यवस्था से दुखी लोग हैं, वो छोड़ेंगे। अब यहाँ पे कोई, मान लीजिए बिल्ली मर गई है, एक जो सामाजिक व्यवस्था है कि एक जाति होती है जो उसको उठा के ले जाएगी, अब वो 10 किलोमीटर दूर है, उसको टाइम भी नहीं है, बिल्ली आपके नाक के नीचे गंध मचा रही है, तो उसको हटाना तो अब हम इंतजार करेंगे कि वो आएगा कभी तो हटाएगा, कि हम उस गंदगी को दूर करेंगे, उसको किसी तरह हटाओ तो बाहर करेंगे, या कि उस जगह से हट जाएंगे, तब हमारा स्वास्थ्य बचेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें सोचना पड़े, हमें एक सभ्य व्यक्ति
का जो मॉडल है वो भी पेश करना होगा, तब समाज रिस्पेक्ट करता है। सारी बुराइयां हम अपने अंदर लिए बैठे रहे, हम उम्मीद करें कि दूसरा हमारा रिस्पेक्ट करे, हमारा सम्मान करे, तो ये नहीं होता। ये जो बेगमपुरा स्वराज संघ है, इसका काम ये होगा कि ये जो लोग हैं, लोगों में जो हमारे भगत गुरु संत महापुरुष हुए हैं, उनकी विचारधारा का प्रसार करे। बेगमपुरा स्वराज संघ का काम ये होगा कि जो हमारे संत गुरु महापुरुष हैं, इस संगठन के माध्यम से हम उनकी विचारधाराओं को लोगों के बीच में ले जाके विचारधारा से अवगत कराएं। दूसरी चीज अनुशासन, क्योंकि जब तक हमारे अंदर अनुशासन नहीं होगा, उठने बैठने की तहजीब नहीं होगी, तमीज नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। तो हमें लोगों को अनुशासन क्या होता है उसके विषय में भी अवेयर करना है। और चरित्र निर्माण, जो हमारे लोगों का जो कैरेक्टर है, झूठ बोलने का, दगाबाजी का, नशे का, ये जो कैरेक्टर है, इसके प्रति भी अवेयर करके और समाज को बेगमपुरा स्वराज के लिए तैयार कर। ये जो बेगमपुरा स्वराज संघ है, इसका ये लक्ष्य होगा कि हम समाज में हमारे गुरु है, भगत है, उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें, समाज को अनुशासन में लाए, समाज में चारित्रिक निर्माण करें, और इन सब कार्रवाइयों को मिलाकर हम समाज को बेगमपुरा स्वराज के लिए तैयार करें। क्योंकि रविदास कहते हैं ना कि एक सुख है स्वराज में, दूसर मरघट गांव। तो जो स्वराज है, राज कैसा? बेगमपुरा जैसा। बेगमपुरा स्वराज जब तक नहीं आएगा, तब तक हमारे समाज की जो मुक्ति है वो संभव नहीं होगी। लेकिन बेगमपुरा स्वराज लाने के पीछे की जो एक्सरसाइज है, समाज को कैसे संगठित करना है, समाज में कैसे महापुरुषों का जो वैचारिक जो जन जागरूकता कैसे फैलानी है, समाज में अनुशासन कैसे लाना है, समाज में जो चारित्रिक निर्माण है वो कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। और ये काम गांव गांव में बेगमपुरा स्वराज संघ करेगा। तो आज हम जो है बेगमपुरा स्वराज संघ के पदाधिकारियों की घोषणा करके हम चाहते हैं कि अब आप लोग इस काम में लगिए। एक चीज ध्यान रखना, अगर मानवर कांसीराम साहब, सभी जानते हैं ना मानवर कांसीराम साहब को, मैं हमेशा एक चीज इनकी याद रखता हूं, और जब मेरे पास 4 आने भी नहीं होते थे, तब भी मैंने कभी, मेरा हौसला कभी डाउन नहीं हुआ। और वो एक बात मानवर की हमेशा मैं याद रखता हूं, अगर तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते 1000 निकल आते हैं, अगर तमन्ना झूठी हो तो बहाने 1000 मिल जाते हैं। और ये वो सूत्र है जो पिछले 20 वर्षों से हमें चला रहा है। इन 20 वर्षों में हमने बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना किया है, बहुत सारे अपमान भी झेले हैं, बहुत सारी दगाबाजियां भी देखी हैं। उसके गवाह हमारे राजेश भाई हैं, बाकी तो अभी कुछ सालों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये शुरू से जुड़े तो उनको बहुत सारी चीजें पता, कैसी कैसी सिचुएशन झेली है। लेकिन हम खत्म कर देंगे, हमारा जो उद्देश्य है वो कभी नहीं भटका, और इसी कारण से कुछ न कुछ रास्ते खुलते रहे। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा खुल गया, क्योंकि हमारी तमन्ना सच्ची थी।
जब तमन्ना सच्ची होती है और सच्चे मन से कोई काम किया जाता है, कोई प्रयास किया जाता है, तो रास्ते खुलते हैं। और दूसरी चीज, कभी अपने पीछे लोग देख के ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना और न कम लोग देख के लो कॉन्फिडेंस में चले जाना। तो होता है ना, कई बार हम 1000-2000 की भीड़ देख लिए तो बहक जाते हैं, फिर मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलने लगते हैं कि रोकना मुश्किल हो जाता है, वो भी नुकसानदेह है। और अगर 4 आदमी भी नहीं है सामने तो लगता है यार कैसे कर पाएंगे, इतनी बड़ी पहाड़ी कैसे चढ़ पाएंगे, वो भी नुकसानदेह है।